गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। और मैं कृति गुप्ता लेके आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 2। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, अपनी कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करते हैं। कुछ लोग उनमें से कैटल्स को पालते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग और छोटे छोटे से काम करते हैं, जैसे कि शिकार करना, बुआई करना, जंगलों को साफ करना, ऐसे बहुत सारे काम। आगे आज हम लोग देखते हैं कि उन लोगों में चेंजमेंट आया था, तो चेंजमेंट कैसे आया था। सो लेट्स स्टार्ट। दिया सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। कुछ लोगों ने एक ही जगह रह के खेती करना शुरू कर दी थी। इवन बिफोर द 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. Even before the 19th century, मतलब 19th century के पहले से ही many of within the tribal groups, मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स के लोग बिगन सेटलिंग डाउन, मतलब एक जगह सेटल्ड हो गए थे, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, मतलब एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे खेती करने का काम सालों साल तक करने लगे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमने की अपेक्षा उसकी जगह पे they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. वो हलों का यूज़ खेती में करने लगे थे और साथ ही में ज़मीन पे उनके अधिकार भी हो गए थे जहाँ पे वो रहते थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल, मतलब बहुत सारे केसेस में मुंडा लोगों की प्रजाति की तरह ही छोटा नागपुर की बहुत सारी ज़मीन पे उन लोगों का अपना अधिकार, उन लोगों के कुलों का, क्लैन मीन्स कुल का अधिकार हो गया था। मतलब जहाँ पे जो लोग रहते थे उनका उस ज़मीन पे अधिकार हो गया था। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड, मतलब जो लोग पहले ज़मीन को क्लियर करते थे, साफ करते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन, उस कुल के सभी लोगों को उस जगह का डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, मतलब वहाँ के मूल निवासियों का वंशज माना जाता था कि वो उसी वंश के हैं। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड, और इसीलिए उन सब का बराबर का अधिकार होता था उस ज़मीन पे। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, इसके बावजूद भी कुछ लोगों के पास दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा पावर होती थी। सम बिकम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स, तो वही लोग उनमें से कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ उनके फॉलोअर्स बन जाते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ, और जो पावरफुल लोग होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अपनी ज़मीनों को रेंट पे उठा देते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे गोंड और संथाल जैसे, जो कि सिविलाइज्ड हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं, और हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर की अपेक्षा। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें वाइल्ड मीन्स जंगली, और सेवेज का बोल सकते हैं बर्बर, असभ्य, मतलब असभ्य लोगों की तरह माना जाता था। They needed to be settled and civilized, उन्हें एक जगह सेटल करने की और सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य बनाने की ज़रूरत थी। एक मीनिंग दी हुई है साइड में। बेवर का मीन्स होता है अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज़ होने वाला एक शब्द है बेवर। दिया है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, किस तरीके से कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ्स को अफेक्ट किया। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंज वर, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स के लाइफ में जो चेंजमेंट आया, आओ देखते हैं कि क्या चेंजमेंट आया। व्हाट हैपेंड द ट्राइबल चीफ्स, मीन्स ट्राइबल चीफ्स जो मुखिया थे उनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ वर इम्पॉर्टेंट पीपुल, अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल चीफ थे वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन
होते थे। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। मतलब उन लोगों के पास दूसरों की अपेक्षा थोड़ी सी इकोनॉमिक पावर भी होती थी और साथ ही में वो अपने लैंड का, अपने एरिया का कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, उसका भी राइट उनके पास होता था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और कुछ जगहों पे उनकी अपनी खुद की पुलिस भी होती थी और वो वहाँ के लोकल रूल्स, जब लैंड और फॉरेस्ट के रूल्स और मैनेजमेंट को भी डिसाइड करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली। ब्रिटिश रूल के अंडर में जो ट्राइबल चीफ्स का पावर और फंक्शन था वो चेंज लगातार होता जा रहा था। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाई ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स टाइटल्स, मतलब उनके पास ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज, मतलब उनके पास कई सारे गाँव का कि ज़मीनों का तो हक था, साथ ही में वो अपनी ज़मीनों को किराए पे भी उठा सकते थे। लेकिन दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को खो दिया था और साथ ही में उन्हें मजबूर किया जा रहा था अंग्रेज़ों के रूल को मानने के लिए। दे आल्सो हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश, और उन्हें ट्राइब्यूट बोल सकते हैं, जो कहते नहीं राजाओं को पहले खुशी के लिए पैसे दिए जाते थे, एक तोहफे की तरह, उपहार की तरह, वही चीज़ कि उन्हें अंग्रेज़ों को उपहार की तरह चीज़ें भी पे करनी पड़ती थी। द एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और साथ ही में उन्हें ब्रिटिश के अनुशासन में ही रहना पड़ता था। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगेस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और पहले से उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही थी और वो अपने जो ट्रेडिशनल फंक्शंस, अपने पारंपरिक कामों को कर रहे थे, उससे वो अनेबल, मजबूर हो गए थे, लाचार हो गए थे। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ था ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले साइड में एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को देख लेते हैं। दिया है फिगर, अ लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन अ विलेज ऑफ द निस्सी ट्राइबल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट के निस्सी ट्राइबल कोई ग्रुप है, वहाँ के गांव में लट्ठों से बना हुआ एक घर है, लॉग, लकड़ी के लट्ठों से। द एंटायर विलेज हेल्प व्हेन लॉग हट आर बिल्ट, और पूरा गांव मदद करता है जब लकड़ी के लट्ठों से घर को बनाया जाता है। दिया व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ था। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। ब्रिटिश को उन लोगों से बहुत सारी परेशानी थी जो इधर उधर मूव करते रहते थे और अब उनका एक फिक्स जगह नहीं होती थी। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। वो ट्राइबल ग्रुप्स को सेटल करना चाहते थे और उन्हें चाहते थे कि वो पीजेंट कल्टिवेटर्स मीन्स खेती के किसान बन जाएं, खेती करें। सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन मूव। क्योंकि एक जगह रहने वाले सेटल जो किसान हैं उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना और उन पर शासन करना ज़्यादा आसान है उनकी अपेक्षा जो अपनी जगह बदल देते हैं। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, और ब्रिटिश अपने स्टेट से, जगह से एक रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स, इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। That is, they measured the land, defined the right of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state। और उन्होंने ज़मीन को माप कर, मीज़र करना, हर एक पर्सन का उस पर कितना हिस्सा है, कितना अधिकार है, ये भी फिक्स कर दिया। साथ ही में ये भी फिक्स कर दिया कि उन्हें कितनी रिवेन्यू वहाँ से देनी पड़ेगी। Some peasants were declared landowners, others
टेनेंट्स, कुछ किसानों को उनके लैंड ओनर्स और कुछ को टेनेंट्स मीन्स किराए पे या पट्टेदार घोषित कर दिया गया। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा था, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट ऑन द लैंड ओनर्स, कि जो टेनेंट्स होते थे वो लैंड ओनर्स को अपना रेंट पे करते थे। हु इन टर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट, और वो जो लैंड ओनर्स होते थे वो जाके अपनी रिवेन्यू स्टेट में पे करते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिश ने बहुत कोशिश मतलब जो सेटल झूम कल्टिवेटर्स को बसाने के लिए, सेटल करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। सेटल्ड प्लाउ कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड सॉइल इज़ ड्राई। और सेटल्ड जो प्लाउ कल्टीवेशन मीन्स हलों से करने वाली जो खेती थी वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी और मिट्टी सूखी हुई थी। इनफैक्ट और इसका रिज़ल्ट यह आता है कि झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लाई कल्टीवेटर्स ऑफन सफर्ड, मतलब हलों की इससे खेती करने वाले लोग झूम कल्टीवेटर्स की अपेक्षा ज़्यादा नुकसान होता है। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि उनकी ज़मीन अच्छी उपज, अच्छी पैदावार नहीं दे पाती है। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टीड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो इस बात पे अड़े रहते हैं कि उन्हें अपने ही ट्रेडिशनल तरीके से जीने दिया जाए या काम करने दिया जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और बहुत बड़े पैमाने पे अपना विरोध को सामना करते हुए, मतलब प्रोटेस्ट आंदोलन का सामना करते हुए, ब्रिटिश ने लास्ट में ये अलाउ कर ही दिया कि उन लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर करके जंगलों के अलग अलग हिस्सों पे करते थे, वैसे ही वो कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी एक पिक्चर दी हुई थी जहाँ पे कुछ लेडीज़ें दिखाई गई हैं फॉरेस्ट में वर्क करते हुए। क्या दिया है? भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात, मतलब गुजरात के फॉरेस्ट में भील प्रजाति की औरतें काम कर रही हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जारी थी। यू कैन सी दैट ट्रीज हैव बीन कट एंड लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेस फॉर कल्टीवेशन, मतलब यहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया है और ज़मीन को साफ़ किया जा रहा है खेती करने के लिए। नीचे एक पिक्चर दी है, आपको बहुत सारे आदमी देखो भरे पानी में, आदमी औरत जो हैं वो भरे पानी में वर्क कर रहे हैं। क्या दिया है? ट्राइबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, मतलब ये ट्राइबल वर्कर्स हैं, ये आंध्र प्रदेश के खेतों में काम कर रहे हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन एंड इन द फॉरेस्ट, मतलब फ्लैट प्लेन और फॉरेस्ट में जो राइस कल्टीवेशन हो रही है उनके बीच का डिफरेंस देखना है हमें। आगे दिया है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, मीन्स वनों के नियम कानून क्या थे और उनके इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव क्या थे। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ट्राइबल ग्रुप्स जो कि जंगलों से जुड़ा हुआ था, उनकी लाइफ डायरेक्ट ही जंगलों से जुड़ी थी। सो चेंज इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ, इसलिए अगर हम वनों के नियम कानून में कोई बदलाव करते हैं तो वो सीधे सीधे उनकी जीवन पे असर डालेगा। द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, और अंग्रेज़ों ने जंगलों पे अपना कंट्रोल कर लिया था और साथ ही में उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, और कुछ जंगलों को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था जहाँ पे वे अंग्रेज़ों की ज़रूरत की लकड़ियाँ और टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ियाँ जो कि इमारत बनाने में यूज़ होती हैं, वैसी लकड़ियों को
ग्रो करते थे, प्रोड्यूस करते थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। और इन जंगलों में लोगों को ये अलाउड नहीं था कि वो फ्री तरीके से मूव कर सकें, वहाँ झूम कल्टिवेशन कर सकें, फ्रूट कलेक्ट कर सकें या एनिमल्स को किल कर सकें, उनका शिकार कर सकें, हंटिंग कर सकें। हाउएवर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में एक झूम कल्टिवेटर कैसे ज़िंदा रह सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है। जब हम लोग झूम कल्टिवेटर्स का काम है जगह जगह अपनी जगह को चेंज कर करके खेती करना। सोचो अगर हम कुछ जगहों पे पाबंदी लगा दें तो जिन जगहों पे वो लोग खेती कर चुके हैं और जो न्यू ज़मीन है उन पे पाबंदी लगी हुई, तो वो लोग कैसे रह सकते हैं। Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को अपने काम और अपनी रोजगार की तलाश में, सर्च में ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इन स्ट्रीट फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जंगलों में, फॉरेस्ट में ट्राइबल ग्रुप्स के रहने पे पाबंदी लगा दी थी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। प्रॉब्लम ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रीज़ को कट करने के लिए, लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों को कहाँ से लाया जाए, कि वो लोग तो अपनी आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। एक मीनिंग याद दी है, देखो स्लीपर की दिया है, द हॉरिजेंटल प्लैंक ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। मतलब लकड़ी के ऐसे तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं, उन्हें स्लीपर्स बोलते थे। आगे दिया है, colonial officers came up with a solution। They decided that they would give Jhum cultivators some patches of land in the forest and allowed them to cultivate these on the condition that those who lived in village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। अब जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला कि जितने भी झूम कल्टीवेटर्स हैं उन्हें ज़मीनों के कुछ कुछ हिस्से दे दिए जाएंगे, जिससे वहाँ जहाँ पे उन लोगों को अपनी खेती करने की छूट होगी। लेकिन शर्त ये है कि जो लोग गांव में आके रहेंगे उन्हें अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी करनी होगी और साथ ही में इन जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। मतलब वो ज़मीन देंगे जिससे कि लोग वहाँ से भागने नहीं पाएँ, एक जगह दूसरी जगह ना जाने पाएँ, और ज़मीन देने की अपेक्षा वो अपने यहाँ काम करवाएंगे। So in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor। और इस तरह बहुत सारे एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही चीप लेबर, मतलब सस्ते कीमत पर वहाँ पे उनको लेबर्स मिल गए थे, और उसकी कमी के लिए उन्होंने उसकी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने निश्चित तरीके से वहाँ पे फॉरेस्ट में कुछ विलेजेस बसा दिए थे, गांव बसा दिए थे। आगे दिया है, सोर्स टू इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। मतलब अंग्रेज़ों के इस देश में रहना कितना कठिन है। आगे दिया है, इन द 30s वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बैगास अ ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। 1930 के टाइम पे वेरियर एल्विन सेंट्रल इंडिया में रहने वाले जो बैगा ट्राइबल ग्रुप था उनके आसपास के एरिया में आते हैं और विज़िट करने। He wanted to know about them, their customs and practices, their art and folklore। मीन्स वे उन लोगों की कस्टम्स, रीति रिवाज, उनकी आर्ट, फोल्कलोर्स मीन्स लोक संस्कृति को जानना चाहते हैं। He recorded many songs that lamented the hard time the Begas were having under British rule। मतलब बैगा लोगों ने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स थे जो कलेक्ट किए थे जिनके से इस बात की शिकायत, मतलब अपनी बातों की शिकायत करने के लिए सॉन्ग्स उन्होंने कलेक्ट किए थे, और किस बात की कि वो अंग्रेज़ों के टाइम पे कितना बुरी तरीके से अपना समय बिता रहे हैं। कह रहे हैं, इन दिस लैंड ऑफ द ब्रिटिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव
मीन्स अंग्रेज़ों की ज़मीन में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, मतलब जीना कितना मुश्किल है। इन द विलेज साइड्स द लैंडलॉर्ड्स, इन द गेट साइड द कोटवार, इन द गार्डन साइड द पटवारी, इन द फील्ड साइड द गवर्नमेंट। मीन्स जब गांव में ज़मींदार बैठा है, दरवाजे पे कोटवार बैठा है, बगीचों में पटवारी बैठा है और खेतों में सरकार बैठी है। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, मतलब अंग्रेज़ों की ज़मीन में रहना कितना मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काऊ, टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बफेलो, टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बुलक्स, दे आर वी टू गेट आवर फूड इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश। मीन्स अगर हम गाय बेचते हैं तो हमें कैटल टैक्स पे करना पड़ता है, अगर हम भैंस बेचते हैं तो हमें फॉरेस्ट पे टैक्स करना पड़ता है, अगर हम बुलक्स बेचते हैं, बैलों को बेचते हैं तो हमें लैंड टैक्स पे करना पड़ता है। आखिर हम अपना भोजन कहाँ से लाएं अंग्रेज़ों के इस देश में रहने के लिए। आगे दिया है मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने इन कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट हो गए। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड with practice that were declared illegal and at times rose in open rebellion। और उन्होंने नए नियमों को मानने से मना कर दिया। वो उन्हीं तौर तरीक़ों पे उन्हीं तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार इलीगल घोषित कर चुकी थी। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ संगमा इन 1906 इन असम and the forest सत्याग्रह of the 1930 in the central province। और इसी वजह से खुले तरीके से एक रिवोल्ट हो गई संगमा 1906 में असम में और 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में भी वन सत्याग्रह हुआ। आगे दिया है द प्रॉब्लम ऑफ विद ट्रेड, मीन्स जो व्यापार था उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द ट्राइबल ग्रुप फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट मोर ऑफन, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। मतलब 19th सेंचुरी के टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने पाया कि जितने भी ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स थे वो जंगलों में जल्दी जल्दी आते थे और वहाँ की जो फसल थी, जो उपज थी, उसको ख़रीदने के लिए नगद रूप से कर्ज देते थे कैश में, और साथ ही में आदिवासियों को मजदूरी पे रखने के लिए आने लगे थे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। और इन सारी चीज़ों को समझने में आदिवासियों को टाइम लग गया था कि उनके साथ क्या बदलाव हो रहा है। Let us consider the case of the silk growers. In the 18th century, Indian silk was in demanded in European markets। आइए देखते हैं कि सिल्क ग्रोवर्स के साथ क्या चेंजमेंट हुआ था। दिया 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क जो थी उसकी यूरोप की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। इंडिया की जो हाईली वैल्यूड सिल्क थी, अच्छी गुणवत्ता वाली, उसके एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। एज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इसकी पैदावार को बढ़ाने पे जोर देने लगे थे। आगे दिया है हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड was an area where the संथाल्स reared cocoons। हजारीबाग जो इस टाइम पे झारखंड में है, वहाँ आसपास रहने वाले लोग रेशम, संथाल जाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपुल एंड कलेक्ट द कोकून्स। और जो ट्रेडर्स थे वो अपने एजेंट भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और इन सारे कोकून्स को कलेक्ट करवा लेते थे। द ग्रोअर वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कोकून। और 1000 कोकून्स के लिए उन्हें 3 या 4 रुपीज़ दिए जाते थे। दीज वर देन एक्सपोर्ट टू
बर्डवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और इसके बाद इन्हीं कोकून्स को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां इनकी 5 गुना कीमत मिलती थी। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। और जो इन एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच के जो मिडिल मैन थे वो इनसे बहुत प्रॉफिट कमाते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, और जो सिल्क ग्रोवर्स थे उनको बहुत कम फ़ायदा मिलता था। इंस्टेंटली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर एज देयर मैन एनिमीज़। और स्वभावतः ये होने लगा कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो उन्हें मार्केट और ट्रेडर्स वो लोग मतलब ट्राइबल ग्रुप्स वाले लोग मार्केट को और ट्रेडर्स को अपना सबसे बड़ा एनिमी शत्रु मानने लगे। देखो ये वुमेन की पिक्चर दी है और दिया है आ हजांग वुमेन वीविंग अ मैट। एक हजांग प्रजाति की औरत है जो कि चटाई बुनने का काम कर रही है। फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्कर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द होम, मतलब औरतों के पास घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। दे कैरीड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड एंड द फैक्ट्रीज। वो अपने बच्चों को कारखानों में भी और फील्ड्स पे भी लेके साथ जाती थी। ऊपर देखो एक पिक्चर और दी है, यहाँ लिखा है गोडारा वुमेन वीविंग, मतलब गोदारा प्रजाति की जो औरतें हैं वो बुनाई का काम कर रही हैं। आगे एक और ये दी है पिक्चर, इस पिक्चर का लिखा है कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948 में कोल माइनर्स बिहार के दिया है। इन द 1920 अबाउट 50% ऑफ माइनर्स इन द झारिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स। मीन्स 1920 के टाइम पे बिहार और झरिया रानीगंज के 50% लोग कोल माइंस में वर्क करते थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सोफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। मीन्स जो ये अंधेरे में और दम घुटने वाली खदानों में गहराई में काम करना ना तो केवल उनके शरीर को बर्बाद करता था बल्कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस भी होता था। इन द 1920s ओवर 2000 वर्कर डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया। और 1920 के टाइम पे कम से कम 2000 मजदूर हर साल इन कोल माइंस में मारे जाते थे। आगे दिया है एक एक्टिविटी है, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड आउट वेदर द कंडीशन ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज्ड नाउ, चेक हाउ मैनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर देयर डेथ। पता करें कि कोयले की खानों में काम करने के हालात बदले हैं या नहीं, और साथ ही में आज के टाइम पे हर साल कितने लोग वहाँ पे मरते हैं और उनकी मौतों का क्या कारण होता है। आगे दिया है द सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश। The plight of the tribal who had to go away from their home in search of work was even worse. काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासियों की दशा थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. और 19th century के लास्ट तक टी प्लांटेशन भी फैलने लगा था और साथ ही में माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का सोर्स बन गया था। ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर ऑफ वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। और इन असम के टी प्लांटेशन में और झारखंड के कोल माइंस में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स की ज़रूरत पड़ने लगी थी, उनकी रिक्रूटमेंट थी, उनकी भर्ती किया जाने लगा था। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम माइजरेबली लो वेजेस। और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठेकेदारों के थ्रू भर्ती किया जाता था जो कि उन्हें बहुत कम वेतन देते थे। दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और साथ ही में उन्हें घर भी लौटने से मना कर दिया जाता था, रोक लगा दी जाती थी। अ क्लोजर लुक, मतलब देखने का एक नज़रिया क्या था। थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पे ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिबेल अगेंस्ट द चेंजेस
in laws the restriction on their practices, the new taxes they had to pay, and exploitation by traders and money lenders. Means कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स के सोसाइटी में जो लॉ बदल रहे थे, उनके साथ व्यवहार जो हो रहे थे, पाबंदियां लगाई जा रही थी, उनसे न टैक्स लिए जा रहे थे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के का जो उनके साथ शोषण किया जा रहा था, उसके खिलाफ कई सारी बगावत, उसके खिलाफ कई सारी रिवोल्ट होनी स्टार्ट हो गई थी. द कोल्स रिबेल इन 1831 to 1832, संथाल्स रोज इन revolt in 1855, the Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and Warli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. Means 1831 से 1832 में कोल ट्राइबल ग्रुप ने, 1855 में संथालों ने रिवोल्ट की. उसके बाद सेंट्रल इंडिया के बस्तर में 1910 में विद्रोह हुआ. 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली रिवोल्ट हुई, और बिरसा जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था, वो भी इसी तरीके का एक विद्रोह था. आगे दिया है, पहले हम लोग सोर्स पढ़ लेते हैं. ब्लड ट्रिकल फ्रॉम माई शोल्डर्स, मीन्स मेरे कंधों को लहूलुहान कर दिया गया है. द सॉन्ग्स द मुंडास सैंग बिमोंडेड देयर माइजरी, मीन्स जो सॉन्ग मुंडा लोगों ने गाए हैं, उनसे उनके कष्ट साफ साफ दिखाई देते हैं. अल्स लास अंडर द डर्जरी ऑफ फोर्स्ड लेबर, मीन्स हाय को मतलब कोल्हू के जो बैल होते हैं ना, उनकी तरह हमारा जो ज़बरदस्ती का काम किया जा रहा है. ब्लड ट्रिकल माई फ्रॉम माई शोल्डर्स, मीन्स मेरे कंधों को लहूलुहान कर दिया गया है, उनसे ब्लड निकल रहा है. डे एंड नाइट द इमेजरी फ्रॉम द जमींदार्स, दिन रात जमींदार हम लोगों को परेशान करते हैं. एनोइज एंड इरिटेट्स मी, और वो बहुत ज़्यादा हमें, इनोइज मीन्स हम लोग परेशान हैं और इरिटेट हो चुके हैं. डे एंड नाइट आई ग्रोन, और हम लोग यही बड़बड़ाते रहते हैं. एलास दिस इज़ माई कंडीशन, हाय यही मेरी हालत है. आई डू नॉट हैव अ होम, हमें अपना घर नहीं है. वर सेल आई गेट हैप्पीनेस, जहाँ हम कोई खुश रह सकें, जहाँ हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है. एलास हाय हमारा यही हालत है. आगे मीनिंग दी है, वैष्णव वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, मतलब वैष्णव जो लोग थे वो विष्णु को मानने वाले थे. आगे दिया है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा को देखते हैं. Birsa was born in the mid-1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akharas. Means जो बिरसा थे उनका जन्म 1870 के टाइम पे हुआ था. उनके फादर बहुत गरीब थे. उनका बचपन भेड़ बकरियों को चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और पास ही के अखाड़ों में नाचते गाते हुए बीता था. फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. गरीबी के कारण उनके पिता इस जंगलों में इधर उधर काम की तलाश में घूमते रहे थे. एज एन एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा uprising of past and saw the Sildars leaders of the community urging the people to the revolt. और बचपन में ही बिरसा का जो पास्ट, बिरसा ने ये देखा कि मुंडा के प्रजाति में बहुत सारी रिवोल्ट से रिलेटेड कहानियाँ सुनी थी. कई बार उन्होंने अपनी कम्युनिटी के कई सारे सिरदार मीन्स सरदारों और मुखियाओं को विद्रोह करने का, लोगों से विद्रोह करने का अर्जिंग मीन्स होता है आग्रह करते हुए भी देखा. दे टाक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडा हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपेशन of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. और बिरसा कम्युनिटी के लोग ऐसे
टाइम की बात किया करते थे, ऐसे गोल्डन एज की बात करते थे जिसमें मुंडा लोग डाकुओं के मतलब डाकुओं की परेशानी से, उनके अत्याचार से बिल्कुल आज़ाद हो जाएं। उनके सरदार ये कहते थे कि एक बार उन्हें उनकी ट्रेडिशनल तरीक़ों में उनका ग्रुप फिर से वापस आ जाएगा। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region। वो अपने आप को उन ज़मीनों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, अपनी ज़मीनों के हक के लिए वे लड़ाई लड़ रहे थे। मुल्क की लड़ाई मीन्स रिमाइंडिंग पीपुल ऑफ द नीडेड टू विन बैक देयर किंगडम, और वे लोगों को यही याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, मीन्स ज़मीन। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज, मीन्स बिरसा जो थे वो लोकल के मिशनरी स्कूल में गए और वहाँ मिशनरियों के उपदेशों को सुना। There too he had to say that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right। और वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा सोसाइटी के लोग अपने स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं, अपने खोए हुए अधिकारों को पा सकते हैं। This would be possible if they become good Christian and gave up their bad practices। और अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी आदतों को छोड़ दें, बुरी आदतों को छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। और बाद में बिरसा जो थे वो जाने माने वैष्णव प्रीचर मीन्स वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ उन्होंने बहुत सारा समय स्पेंड किया। ही वॉज द स्केर्ड थ्रेड एंड बिगन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी, मीन्स उन्होंने जनेऊ धारण किया। स्केयर थ्रेड मीन्स जनेऊ धारण किया, और साथ ही में प्योरिटी मीन्स शुद्धता और पिटी मीन्स दया पे भी जोर दिया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज ही कम इन टच विद इन द ग्रोइंग अप ईयर्स। बिरसा अपनी ग्रोइंग अप ईयर्स मीन्स अपनी एज के बढ़ने के टाइम पे, किशोरावस्था के टाइम पे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए जिनके विचारों से, जिनके आइडियाज़ से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, और उनका आंदोलन आदिवासियों के समाज को सुधारने का एक आंदोलन बन गया। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, उन्होंने मुंडा लोगों से, मुंडा प्रजाति के लोगों से यह आग्रह किया कि वो लोग शराब पीना छोड़ दें। क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ सुथरा रखें। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड स्कॉलसरी, और साथ ही में जो ऐसी चीज़ों का मतलब कहा कि जो स्कॉल्स मतलब खून के रिश्तों पे भरोसा रखें। स्कॉलसरी क्लीन विलेज मीन्स गांव को साफ रखें। स्कॉलसरी का मीन्स हो जाएगा कि जादू टोने पे भरोसा ना करें, और विच क्राफ्ट डायनो पे भरोसा ना करें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंड लॉर्ड्स। यहाँ सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू लैंड लॉर्ड्स का लगातार विरोध किया था। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस डैट वर रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। वो उन्हें बाहरी लोग मानते थे, मतलब जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको बाहर का लोग आदमी मानते थे, और मुंडा उनकी लाइफ स्टाइल को रूइन, बर्बाद और नष्ट कर देना चाहते थे। इन 1895 बिरसा आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स से ये आग्रह किया कि वो अपने पुराने ग्लोरियस पास्ट को दोबारा लाने को रिकवर करने का आग्रह किया। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट। वो पास्ट के गोल्डन एज की बात करते थे। असतयुग, एक ऐसा सतयुग, एज ऑफ ट्रूथ, जिसमें सत्य का युग था। व्हेन मुंडाज लिव्ड इन अ गुड लाइफ, जब मुंडा लोग बहुत अच्छे जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्ट एम्बार्कमेंट मीन्स तटों को बनाते थे। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, नेचुरल तरीक़ों से झरनों को बनाते थे। प्लांटेड ट्रीज,
पेड़ों को लगाते थे एंड ऑर्चर्ड्स, बागों को लगाते थे। प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और खेती का यूज़ करते थे अपनी आजीविका के लिए। दे लिव्ड, दे डिड नॉट किल देयर ब्रिथन एंड रिलेटिव्स, वो अपने बिरादरी के लोगों को और रिश्तेदारों को कभी नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, बिरसा एक बार फिर से चाहते थे कि लोग अपनी ही ज़मीन पे काम करें, सेटल डाउन, एक जगह टिक के रहें, और एंड कल्टिवेट देयर फील्ड, और अपनी खेतों पे काम करें। वांटेड व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, और अंग्रेजों को बिरसा मूवमेंट के पॉलिटिकल एम मीन्स राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज एंड मनी लेंडर्स, हिंदू लैंड लॉस एंड द गवर्नमेंट, एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। और इस आंदोलन में मिशनरी, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंड लॉर्ड्स, गवर्नमेंट को बाहर निकाल के बिरसा एक मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द causes of the missionary मुंडावर सफरिंग, मीन्स यह जो आंदोलन था, इन्हीं ताकतों पे मुंडा लोगों ने अपनी सारी समस्याओं और को माना था। मतलब ये आंदोलन से मुंडा लोग ये मानते थे कि यही सारे लोग जो हैं ये हमारी सारी समस्याओं की जड़ हैं। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, मतलब उनको लगता था कि अंग्रेज़ों की जो लैंड पॉलिसी है उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो ज़मीनों को उनसे छीन रहे हैं, और मिशनरी अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को, मिशनरी जो है वो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर की आलोचना कर रही है। एज अ मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइडेड टू एक्ट, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, convicted him on charge of rioting and जेलिंग हिम फॉर 2 years। और आंदोलन जैसे जैसे बढ़ने लगा, अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का डिसीज़न लिया। 1895 में उन्हें अरेस्ट किया, और साथ ही में उनके ऊपर कन्विक्ड हिम चार्ज ऑफ राइटिंग मीन्स दंगों का आरोप लगाया, और उन्हें जेल जाने की 2 साल की सज़ा सुना दी। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support। और 1897 में वो जेल से वापस आए तो बिरसा ने लोगों को का सपोर्ट पाने के लिए गाँव-गाँव फिर से घूमने लगे। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and the European and establish the kingdom under his leadership। मीन्स ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल, उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किया। वो आग्रह करते थे कि उनके नेतृत्व में जो उनके अंडर में जो साम्राज्य बस इस्टेब्लिश होगा वो इन रावणों ने क्या किया, नष्ट कर दिया। मतलब इन डाकुओं और यूरोपियों ने, रावण बोलते थे डाकुओं और यूरोपियों को, इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। बिरसा's फॉलोअर्स बिगन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिकू एंड यूरोपियन पावर। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो डाकुओं और यूरोपीय पावर के सिंबल्स को नष्ट करना चाहते थे। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पे एंड चर्च पे हमले करते थे। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी को छीन लेते थे। रेड मीन्स लूटपाट करते थे। एंड जमींदारों की भी प्रॉपर्टी। दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और बिरसा राज के सिंबल के रूप में उन्होंने वाइट फ्लैग का यूज़ किया था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और 1900 में बिरसा की कॉलरा से डेथ हो गई और यह मूवमेंट शांत हो गया। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 वेजेस, और ये मूवमेंट जो था वो 2 तरीके से इम्पॉर्टेंट था। फर्स्ट, इट फोर्स द कोलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो डैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजली टेकन ओवर बाय डिकूज। मतलब पहला तो ये कि उन्होंने
कॉलोनियल गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाने पे मजबूर किया जिसके थ्रू ये जो डिकू लोग थे ये ट्राइबल ग्रुप्स की ज़मीनों को आसानी से ना छीन सके, कब्जा ना कर सकें। सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड टू कैपेसिटी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और दूसरा, वो एक बार ये भी दिखा सके, अपने खिलाफ होने वाले अन्याय का विरोध कर सकें और इस कॉलोनियल रूल के टाइम पे अपने गुस्से को भी दिखा सकें। They did this in their own specific way, inventing their own ritual and symbols of struggle। और साथ ही में उन्होंने अपने खास अंदाज में बहुत सारी खास रिचुअल्स मीन्स रस्मों को और संघर्षों के प्रतीक से मीन्स सिम्बल्स से, स्ट्रगल के सिम्बल्स से अपने इस काम को पूरा किया। साइड में दिया इल्सवेयर, व्हाई डू वी नीड कैश, कि हमें कैश की क्या ज़रूरत होती है। तो देयर आर मैनी रीजन्स वाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप ऑफन डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर मार्केट। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ट्राइबल ग्रुप्स और बहुत सारी जो सोशल ग्रुप्स हैं वो मार्केट के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। दिस ट्राइबल सॉन्ग फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया gives us a glimpse of how the tribal there viewed the market। मीन्स पापुआ न्यू गिनी की कुछ प्रजातियां हैं, उन्होंने एक सॉन्ग के थ्रू ये दिखाया है कि किस तरीके से आदिवासी लोग बाज़ारों को सोचते हैं। वे से कैश कहते हैं, हम लोग कैश के लिए कहते हैं इन अनसेटिस्फैक्ट्री ट्रेस, कि ये बेकार का कूड़ा करकट है। इट वॉन्ट कीप ऑफ रेन, बारिश ये नहीं रोक सकती है। एंड इट गिव्स मी पेन, और ये सिर्फ हमें तकलीफ देता है। सो व्हाई शुड आई वर्क माई गट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज और फ्रॉम दिस गवर्नमेंट मट्स, मतलब इन गवर्नमेंट मठों के लिए मैं हम लोग जोश से काम करें, क्यों जोश से काम करें और क्यों हम इनके कोकोनट ट्रीज पे चढ़ें। कैश क्रॉपिंग इन ऑल वेरी वेल इफ यू हैव गॉट समथिंग टू सेल, बट टेल मी सर व्हाई इफ देयर्स नथिंग टू बाई शुड आई बोथर। मीन्स सर मतलब जो अब हमारी नगद की फसलें कैश क्रॉप जो है हमारी वो अच्छी हैं, तो सर हमें ये बताइए कि अगर ख़रीदने को नहीं है कुछ तो फिर मैं चिंता क्यों करूं। मतलब हमारी नगद की फसलें ही इतनी अच्छी हैं कि हमें बेचने को भी कुछ नहीं चाहिए और ख़रीदने को भी कुछ नहीं है, तो फिर मैं इसकी चिंता क्यों करूं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।